आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के दारुस्सलाम में कर्नाटका असेंबली के इंतखाबात के पेश नज़र सुन्नी उलमा बोर्ड का एक शानदार इजलास। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर के दारुस्सलाम में 9 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार एक इजलास मुनक्किद किया गया। कांग्रेस और जेडीएस पार्टियों की फिक्र के मद्देनज़र इस इजलास में मुसलमानों को सही और मुनासिब नुमाइंदगी दी जाने पर बातचीत की गई। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 11 उम्मीदवारों को ही टिकट दिए हैं, जबकि मुसलमान पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत ही कम हैं। इस इजलास में कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के साथ साथ रिजर्वेशन के मसले पर भी एक बहस व मुबाहिसा और गुफ्तगू की गई। कर्नाटका रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी, मारूफ आलिम दीन व मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल फ़िकार अली रज़ा नूरी साहब और दीगर उलमाए कराम इस इजलास में शरीक हुए। आइए देखते और जानते हैं इस इजलास की मज़ीद तफसीलात। सुन्नी उलमा बोर्ड और जामिया हज़रत बिलाल ने आवाज़ उठाई कि जो रिजर्वेशन ख़त्म किया गया है इसको किसी भी तरीक़े से बहाल किया जाए। अभी इलेक्शन हमारे यहाँ बिल्कुल करीब है एकदम, और हर कम्युनिटी वाले आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इतनी 1 करोड़ मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, रहने के बाद भी न उनसे कोई मशवरा है, न उनके लीडरों को बुलाया जाता है, और अभी 11 लोगों को सीट दी गई है। मैं यहाँ पर हम किसी पार्टी के लिए यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम जानते हैं कि बहुत सारी अभी कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह की आवाज़ें आती हैं, दीगर सेकुलर पार्टियों की तरफ से आवाज़ें आती हैं। अगर मुसलमान कायदीन, मुसलमान अमायदीन, मुस्लिम उलमा आगे बढ़कर अपनी कौम के लिए काम करते हैं तो बीजेपी का नाम लेकर उनको डरा दिया जाता है कि आप रोड पर आ जाएंगे तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, आप ज़बान खोलेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, आप अखबारात की ज़ीनत बनने जाएंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। इस तरह की बातें लेकर हमारी ज़बान को खामोश किया जाता है। हम अगर कुछ अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए आते हैं तो हमको एक डर दिखाकर हमें बैठाने की कोशिश की जाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक के उलमा बेदार हो चुके हैं, यहाँ के अमायदीन बेदार हो चुके हैं। अब हम किसी की बातों में आकर अपने घरों में रहने के बैठने के लिए नहीं, बल्कि अपने हक़ को लड़ने के लिए हम आगे आएंगे। हमने बार बार सुना है कि जब बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है, आंखें बंद करके बिल्ली दूध पीते रहे और हम उसको देखते रहें, अब ये हरगिज़ नहीं होगा। जो भी सेकुलर के नाम पर पार्टियां आगे आ रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रियासत कर्नाटक की कौम मुस्लिम एक यहाँ की आन है, यहाँ की शान है, वो एक दम व खम रखती है। बहुत सारी जगहों पर वो मुसलमान और दीगर सेकुलर पार्टियों को जिताने के लिए हर दिन कोशिश करके सेकुलर पार्टी को लाने की कोशिश की जाती है, और जहाँ किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है वहाँ मजहब का मामला आ जाता है, और जहाँ किसी गैर मजहब कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है वहाँ मुसलमानों से सेकुलर के नाम पर वोट लिया जाता है, मुसलमान सेकुलर के नाम पर वोट दे देता है। लेकिन जब मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है वहाँ मजहब की बात आती है। तो ये तमाम मजहब की नफरतें ख़त्म करके हमें अपनी रियासत के लिए, सेकुलरिज्म के लिए काम करना होगा। हमें आपस में मोहब्बत के साथ हमें काम करना होगा। हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में। रामनवमी का त्यौहार आया, हम देखते थे हमारे मुल्क में ईद आए, दिवाली आए या रामनवमी आए, इस तरह के त्यौहार आते थे, तमाम मज़ाहिब में खुशी होती थी कि आज मुसलमानों की ईद है, आज रामनवमी है, आज दीपावली है, खुश होते थे। लेकिन आप रामनवमी के मौके पर किस तरह का हंगामा बिहार में, बिहार शरीफ में, बंगाल में किस तरह का हंगामा किया गया, नफरतों के बीज बोए गए हैं, कितना परेशान किया गया, आग लगाई गई हैं, खुलेआम तलवारें लहराई जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं। हमें पूछना चाहता हूँ ये मुल्क कहाँ जा रहा है? कोई आवाज़ आगे निकालने के लिए तैयार नहीं है। सेकुलर का नाम लेने वाले खामोश दिखाई देते हैं, एक ज़बान बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अभी हमने देखा कि कर्नाटक में मंडिया में एक का कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ। किस चीज़ के लिए? सिर्फ क्या इलेक्शन के लिए? एक इंसान की जान ले ली जाती है, 4 बच्चों को उसको यतीम कर दिया जाता है। लीडर हजरात इलेक्शन होने तक तो उसके घर जाएंगे, उसको दिलासा देंगे, लेकिन उसके बाद
उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा? उन यतीम बच्चों को कौन जाकर देखेगा? बेदर्दी के साथ एक इदरीस का कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर मैं कहूँगा कि डीके शिव कुमार साहब ने जो जाकर कहा कि कौम मुस्लिम को बाहर आना चाहिए, मैं उनके साथ में हूं, अब उनको घर में नहीं बैठना है, वो रोड पर आए, हम उनके साथ में हैं। तो इस तरह की जब बातें की जाती है तो हमको अच्छा लगता है। हम मुसलमान किसी यहाँ गैर मुल्क से नहीं आए, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हमारा हक होता है हमारी ज़बान को बंद ना किया जाए, हमें खामोश ना रखा जाए। हम यहाँ के शहरी हैं, हम यहाँ के हकदार हैं, हम किराएदार नहीं हैं। मैं मीडिया के ज़रिए से मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी सेकुलर पार्टियाँ हैं जो मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करेगी, मुसलमान उसके साथ जाएगा। मुसलमान को किसी पार्टी ने ख़रीदा नहीं है, मुसलमान किसी के हाथ पर बिका हुआ नहीं है, मुसलमान कभी बिकता नहीं है। मुसलमान अपने मज़हब के साथ साथ वो अपने मुल्क का वफ़ादार है, अपने स्टेट का वफ़ादार है। तो आज इतने उलमा शहर के माह रमज़ान में इतने उलमा यानी कई सौ उलमा यहाँ पर आज जो मौजूद हैं, ये अपनी रियासत का दर्द लेकर आए हुए हैं कि हमारी आवाज़ को खामोश न किया जाए और सेकुलर पार्टियाँ आगे आकर हमारा साथ दें और हम भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो मैं मीडिया के ज़रिए से गुजारिश ज़रूर करूँगा, ये किसी पार्टी के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने हक़ के लड़ने के लिए हम आए हैं। आज कांग्रेस कहती है 17 लोगों को हम टिकट देंगे। मैंने सिद्दीक अल-दौरी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने उनको देखा, हमारे रिजवान साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने खाका बनाया कि 1978 में 17 मुसलमान कैंडिडेट कर्नाटक में बनते हैं और आज 17 सीटें देने की बात की जाती है। 17 सीटें देंगे तो कितने 7 और 8 जीत आएंगे। आपको 35 से 40 सीटें मुसलमानों को देंगे तो मुसलमान 20 और 21 एमएलए बनकर आएंगे। मुसलमान जीत जाता है, लेकिन न मुसलमान को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है, न मुसलमानों को अच्छा कोई बड़ा नेता बनाया जाता है। तो ये क्या मुसलमानों के साथ जो सोतीला रवैया सेकुलर के नाम पर मुसलमानों से वोट लेकर मुसलमानों को फिर बैठा दिया जाता है। और जो मुसलमान एमएलए बनकर किसी भी पार्टी के हों, वो जब आते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कौम ने आपको अपना रहबर समझकर वहां पर भेजा है, तो आपको भी आवाज़ बुलंद करके एक अच्छी मिनिस्ट्री आपको लेना चाहिए, आपको डिप्टी चेयरमैन वहां पर बनना चाहिए, डिप्टी सीएम आपको वहाँ पर बनना चाहिए। तो मैं आज हमारे यहाँ पर सुन्नी उलमा बोर्ड जामिया हज़रत बिलाल, हमारी रियासत कर्नाटक के हमारे सबसे बड़े आलिम दीन मुफ्ती कर्नाटक हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अनवर अली साहब हैं, अमाइदीन में अलहाज ए अमीर जान साहब हैं, ये तमाम हम इनकी सरपरस्ती में हम पीछे हैं। तो मैं रियासत कर्नाटक के तमाम हजरात से और सियासी कायदीन से भी गुजारिश करूँगा कि आप हर मौके पर अवामे अहले सुन्नत जो रियासत में सबसे ज़्यादा अक्सरियत रखती है, उलमा यहाँ ज़्यादा हैं, उनको एकदम पसे पर्दा रख कर और लोग अपना यानी बड़ी बड़ी मीटिंगें कर कर आगे सामने आकर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे आएंगे अपने हक़ के लिए, जहाँ तक भी हो सकेगा हम हक़ के अपने मांगने के लिए हत्तल इम्कान हम कोशिश करेंगे। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆ ಶೇಕಡಾವಾರುಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ MLA ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 11 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು. 23 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರೇ ಇದು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವುದಲ್ವ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜನತಾದಳದ ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 1978ರಲ್ಲಿ 17 ಮಂದಿ MLAಗಳಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆವತ್ತು ಬರೀ 50 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ 7 ಮಂದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 23 ಮಂದಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಥಮ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು 70,000 80,000 ಮತದಾರರಿರುವಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಅವಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ 166 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ 11 ಮಂದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 40ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ 40ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ SC STಗಳಿಗೆ 35ರಷ್ಟು, ಕುರುಬಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ 15ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 5 ಸೀಟುಗಳು. ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾದಂಥ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ 166 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 70 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೀಟುಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಲಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇನ್ನಿರುವಂತಹ 70 ಏನು ಸೀಟುಗಳಿವೆಯೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎರಡನೇ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಯಚೂರು 70,000 ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 80,000 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 80,000 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 70,000 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಯಾದಗಿರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೂರನೇ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುನ್ನಿ ಉಲಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಇರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಕೊಡಿ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ? ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದಂತಹ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು. 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿರೋದು, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ್ದು ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲೂ 60,000 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಜಾತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. 70,000 ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತಾರತಮ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಉಲ್ಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ 70 ಸೀಟುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೊಂದಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಮಾ ಬೋರ್ಡಿಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಫ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ್ಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕನ ಫೋಟೋನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಜಪದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈಗ ಸುನ್ನಿ ಉಲ್ಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ತಾಕೀತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಂದು ಸುನ್ನಿ ಉಲ್ಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಮೂಲಕ ಪತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಕೀತು ನೀಡಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು DCM ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ 4-5 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸುನ್ನಿ ಉಲ್ಮಾ ಬೋರ್ಡಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. मुसलमानों की आबादी और पॉपुलेशन के एतबार से उसको सीट अलॉट करने का मसला है। और तीसरा यह है कि कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी में एक भी मुस्लिम लीडर का नाम नहीं है। जाहिर सी बात है, इन टॉपिक और मुद्दे पर हम आज आपसे गुफ्तगू करने चाहते हैं और हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हज़रत मौलाना शाफी सादी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमारा गेस्ट बनकर, मेहमान बनकर के आप आइए और मीडिया के सामने सुन्नी उलमा बोर्ड की नुमाइंदगी आप भी कीजिए। हमारे कारी जुल्फ़िकार साहब वो जामे हज़रत बिलाल के नुमाइंदे की हैसियत से, सुन्नी उलमा बोर्ड के नुमाइंदे की हैसियत से हाजिर हैं। मैं आप हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक में 57 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पर मुसलमानों का वोट जो है मुतासिर कुन है, यानी जिस पार्टी को मुसलमान वोट डाल देगा उस पार्टी का विन होना, जीतना यकीनी है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे मुस्लिम लीडरों ने हाई कमान से लेकर के स्टेट लेवल लीडर तक को जो अपनी बात रखी थी मुस्लिम नुमाइंदगी के तौर पर कि कम से कम 21 सीट मुसलमान कैंडिडेट को दिया जाए, मगर अभी तक उनके कान पे जू नहीं डेगी है। सिर्फ 11 सीट को उन्होंने घोषित किया है, ऐलान किया है, सिर्फ 11 सीटों का। हमारा ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड का कांग्रेस कमेटी या और जो सेकुलर पार्टी है जैसे कि जनता दल एस, उन दोनों के जो मुखिया हैं, लीडर हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि मुसलमानों को उसको तनासुब के एतबार से, उनकी आबादी के एतबार से नुमाइंदगी देना ज़रूरी है। आप देख लीजिए, मैं दिगर कम्युनिटी की बात यहाँ नहीं करना चाहता। दिगर कम्युनिटी में किसी का 38 लाख वोट है, किसी का 50 लाख है, उनको 35, 32, 38, 40 सीट देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुस्लिम पॉपुलेशन, उसकी आबादी जो है लगभग पूरी रियासत में, पूरे कर्नाटक में 1 करोड़ है, तो उसके हिसाब से सीट मिलना चाहिए हमको। लगभग 21 या 23 सीट का हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से, यानी जो कांग्रेस जो पार्टी है उससे, और जनता दल सेकुलर से, कि मुस्लिम आबादी के तनासुब से हमको सीट मिलना चाहिए।
अभी 11 सीट का अनाउंस हुआ है। हमारा डिमांड, हमारा मुतालबा और 12 सीट के लिए है। जैसे कि उसमें मैं 2-4 सीटों का कंस्टिट्यूंसी का नाम बता दूं जहां मुस्लिम जो है जीत सकता है। सीट देना ही काफ़ी नहीं है। मैं इन सेकुलर पार्टी का जो दावा करते हैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ सीट दे देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस सीट पर हमारे कैंडिडेट को जिताना भी ज़रूरी है। सीट दे देना, ये लॉलीपॉप दे देना और उसको न जिताना, उसके बारे में कैंपेन नहीं करना, किसी बड़े लीडर का उस इलाके, उस क्षेत्र में न जाना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। सीट के साथ साथ हमारा डिमांड है सेकुलर पार्टियों से कि आप मुस्लिम कैंडिडेट को अगर सीट देते हो तो उनके जिताने की भी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। जिस तरह दूसरी कम्युनिटी के कैंडिडेट को सीट मिलती है और उसको जिताया जाता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं, हमारा डिमांड और मुतालबा है सुन्नी उलमा बोर्ड का कि आप उनको टिकट भी दो और उनके जिताने की कोशिश भी करो। आप देख लीजिए मंगलोर नॉर्थ, ये वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट बआसानी जीत सकता है। रायचूर वहां भी जीत सकता है। शिगांव वहां भी जीत सकता है। चिकपेट जो बेंगलोर में है कंस्टिट्यूंसी, वहां भी दावनगिरे नॉर्थ वहां भी जीत सकते हैं। और हुमनाबाद, ये सब जगह में और बहुत सारे असेंबली सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आसानी के साथ जीत सकता है, मगर ऐसी जगह पर नॉन मुस्लिम को टिकट दिया जा रहा है, ये बात हमारी समझ से बाहर है। अब रहा हम पर्टिकुलर तौर पे, ख़ास तौर पे किसी कैंडिडेट के लिए नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, एक किया, जैसे कि और 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा उस असेंबली हलके के लिए खर्च किया, वो चिकपेट असेंबली है जहां से केजीए बाबू खड़े हैं, आखिर उसको सीट न देने की वजह क्या है? इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि जहां जहां सीट अलाट हुआ है और जहां सीट अलाट नहीं हुआ, जहां का हमने नाम लिया है, मुतालबा किया है, वहां हम चाहते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट को सीट मिले। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी जहां डिसाइड होता है वोटों का, जहां डिसाइड होता है कैंडिडेट का, उस सिलेक्शन कमेटी में एक भी मुस्लिम लीडर का नाम नहीं है। आखिर क्यों? क्या मुसलमान लीडर नहीं है? क्या मुस्लिम सिर्फ वोट डालने के लिए है? इसलिए कांग्रेस कमेटी से या वो पार्टी जो सेकुलर होने का दावा करती है, उनसे हमारा डिमांड और हमारा मुतालबा है कि सिलेक्शन कमेटी में नाम क्यों नहीं रखा गया किसी मुस्लिम कैंडिडेट का, किसी मुसलमान लीडर का, उसकी वो वजाहत करे। और आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देख रहे हैं, उस होर्डिंग में एक भी मुसलमान का कुछ नजर नहीं आएगा आपको। क्यों नजर नहीं आएगा? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस या जेडीएस ने मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पे समझ रखा है और बीजेपी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जाता है कि मुसलमान जाएगा कहां, सिर्फ वोट हमको डालेगा, यानी कांग्रेस और जेडीएस को। ले इस गलत फहमी, इस खाम ख्याली में कोई पार्टी न रहे, इसलिए हम आज की ये मीटिंग बुला करके उनको ये इंतबाह करना चाहते हैं कि आप सीटों का बंटवारा सही ढंग से करो, और अगर सारे मुसलमानों 23 कैंडिडेट को
टिकट दो और उनके जिताने की भी भरपूर कोशिश करो। मैं हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अलहाज शफ़ी सादी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे कारी जुल्फ़िकार साहब हैं, अनीस भाई हैं, इंशाअल्लाह वो लोग भी एक बाद दिगरे आपको के सामने अपनी बात रखेंगे। मगर हमारे शाफी सादी साहब जो स्टेट वक्फ के चेयरमैन हैं, हम सुन्नी उलमा बोर्ड ने इनको यहाँ खुसूसी तौर पे मदऊ किया है कि आप आइए और रियासत कर्नाटक के मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक़ बज़रिए स्टेट वक्फ बोर्ड अदा कीजिए।